एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे सीड और फ्रूट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो एक बार क्विक रिविजन करवा देती हूँ, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलो आ जाओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्ब्रियो पढ़ लिया था और ये याद रखना कि जब तक आप एक सेकेंड रुको बच्चों, जब तक आपको एम्ब्रियो के बारे में जानकारी नहीं होगी आप सीड के बारे में नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एम्ब्रियो के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था। वंस द एम्ब्रियो गेट डेवलप आपका सीड भी बनना शुरू हो जाएगा। पहले मैं आपको एम्ब्रियो बता देती हूँ, लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ मैं, जिसको ज्यादा टेंशन हो वो जाके देख सकता है, ठीक है। डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में बता देती हूँ। डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हमारे पास होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास से आपका कॉटिलिडन निकलता है। ये वाला हिस्सा जहाँ पे कॉटिलिडन जुड़ने आ रहा है इसको कहते हैं हम एपिकोटाइल, ठीक है। Just above the cotyledon, the area just above the cotyledon get attached is called as epicotyle, ठीक है। एपी कॉटिलिडन जहाँ अटैच होता है उस एरिया के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एपिकोटाइल, और नीचे वाले हिस्से को जहाँ से वो अटैच हो रहा है इट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे होता है, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल के ऊपर वाले हिस्से को बेटा हम कहते हैं प्लीम्यूल, ठीक है बच्चों। दिस एरिया इज कॉल्ड एज प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से क्या जर्मिनेट होगा, इस प्लीम्यूल वाले हिस्से से जर्मिनेट होगा पूरा शूट सिस्टम, ठीक है। क्या जर्मिनेट होगा, शूट सिस्टम डेवलप होगा। और आपके हाइपोकोटाइल के नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल के नीचे होता है रूट कैप, ठीक है, रूट कैप। और यहां से आपका जर्मिनेट होगा पूरा रूट सिस्टम, ठीक है, ये रूट सिस्टम। और यहाँ पर एक ऐसा, यहाँ पर भी आपको कॉटिलिडन बनाना है, ठीक है। खैर वो वाला कॉटिलिडन बना नहीं रही हूँ, ठीक है। अब आपका सीड कैसे होता है, अगर मैं किसी डाइकॉट सीड की बात करूं तो आपका सीड कैसे होता है, ऐसे बंद रहता है ना। अगर आप पी का भी देखो तो पी बंद रहता है, बीच से जब आप फाड़ते हो तो बीच में आपको कॉटिलिडन जो आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो दिखाई देता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली मैं बताऊं कि डाइकॉट सीड कैसा दिखाई देता है तो ये ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। अब ये जो दो आपको लीफी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, लुक एट दिस एरिया। यार बच्चों यार समझते नहीं हो बात को। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो हिस्सा है इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन जहां पे जुड़ रहा है इट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। इसके ऊपर वाला हिस्सा प्लीम्यूल, शूट निकल रहा है। इसके नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल जहां से रूट निकलेगी। समझ आई बात? और दिखाती हूँ, और डायग्राम्स भी लेके आई होंगी मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। सो ये एक हिस्सा है, इसके पीछे भी एक हिस्सा होगा, ऐसे होंगे ना दो कॉटिलिडन्स ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। तो आपने क्या बोला, जस्ट जहां पर अटैच हो रहा है कॉटिलिडन उसके ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल कहलाता है। और एपिकोटाइल से क्या निकलेगा बच्चों, एपिकोटाइल से निकलेगा शूट। और जहां पर अटैच हो रहा है उसके नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल से निकलेगी रूट, ये हो गया, ठीक है। और माइक्रोपेलर एंड होगा जहां पे सीड से हवा का आदान प्रदान होगा। आगे और बात करें, और लेके आई होंगी क्या, डायग्राम्स 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 डायग्राम्स। नो, दिस इज द मोनोकॉट सीड। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये सीड जर्मिनेट हो रहा है, ये सीड जर्मिनेट हो रहा है। तो हाइपोकोटाइल के नीचे वाला हिस्सा रेडिकल, रेडिकल से रूट डेवलप हो रही है। और आपके कॉटिलिडन के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, एपिकोटाइल से शूट डेवलप होता जा रहा है। समझ में आई बात? तो ऐसा आपका सीड, ध्यान से सुनो, ऐसा आपका सीड खोल दिया, ये कॉटिलिडन, ये दूसरा कॉटिलिडन। जहां पे कॉटिलिडन अटैच हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, इससे शूट डेवलप हो रही है। जहां पे कॉटिलिडन अटैच हुआ है उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल, उससे नीचे क्या डेवलप हो रही है, आपकी रूट सिस्टम डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से आपको अटैचमेंट दिखाई देता है। समझ आई बात? हम लोग डायग्रामेटिकली वैसा बना देते हैं, ओके। सो अगर यहाँ पर आपका, ध्यान से देखो, ये एक सीड है, इसके ऊपर एक और सीड होगा, मतलब दो कॉटिलिडन ऐसे अटैच होंगे, दो सीड नहीं मतलब दो कॉटिलिडन होंगे। अब कॉटिलिडन जहां पर अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में जहां कॉटिलिडन अटैच हो रहा है उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल जहाँ से शूट बनती है, और उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल जहाँ से रेडिकल बनता है, रूट सिस्टम बनती है। समझ में आई? तो अगर आपका ऐसे जुड़ा हुआ है आपका सीड के दो कॉटिलिडन, तो ऊपर से ये एपिकोटाइल से डेवलप होगा प्लीम्यूल या शूट सिस्टम, और एपिकोटाइल के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल से नीचे से डेवलप होगा रूट सिस्टम, ठीक है।
अब आइए बात करते, तो ये हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, पर अब हमको ये जानना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली सीड बच्चों। ठीक है, आज हम लोग ये जानेंगे कि एग्जैक्टली सीड क्या होता है। अच्छा, सीड जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में एक बार और जिक्र करेंगे। सीड क्या होता है मेरे लल्ला? इट इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल यार। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम सीड के नाम से जानते हैं। डन, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या चीजें सीड में हो सकती हैं। ठीक है, हमको ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ द सीड, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कॉम्पोनेंट ऑफ द सीड, ये सही है ना, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सीड्स। ठीक है, components of the seed। ओके, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सीड में क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। सीड में सबसे पहली चीज जो पाई जाएगी वो है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, सीड में ऐसा नहीं बोलती हूँ, ठीक है, ऐसा बोलती हूँ मैं। सीड में सबसे पहले बताओ एंडोस्पर्म होगा कि नहीं होगा? एंडोस्पर्म होगा कि नहीं होगा? मैम एंडोस्पर्म हो भी सकता है और एंडोस्पर्म नहीं भी हो सकता है। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हुआ रे, ध्यान से सुनो, अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है, अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो ये कौन सा सीड है बच्चों? अगर मैम एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो इट इज द एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, कौन सा सीड है ये? एल्ब्यूमिनस सीड, या इसी को एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा सीड है बच्चों? एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल बताना चाहूंगी राइस, ठीक है, और व्हीट, इनका आप एंडोस्पर्म खाते हो। डन है। उसके बाद अगर आपके पास एंडोस्पर्म नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, अगर आपके पास एंडोस्पर्म एब्सेंट है या बड़ा ही कम है, तो इसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसे हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। डन, इसे हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल बता देती हूँ, एग्जाम्पल इज द पी एंड द ग्राउंड नट। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, ये हो गया सीड। सीड में एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, अब इससे पहले आपको ई एंडोस्पर्म नहीं समझ में आ रहा होगा, मैडम ये क्या बोल रही हो, मैं एंडोस्पर्म को समझ में नहीं आ रहा। आओ देखते हैं। सपोज दैट कि ये मेरा एम्ब्रियो सैक पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर मैं एक डाइकॉट एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ, मैच्योर एम्ब्रियो पड़ा हुआ। ठीक है, उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझो, उसके ऊपर जो है अब हो सकता है कि इस सीड के अंदर आपका वो हो, दैट एंडोस्पर्म हो सकता है कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म हो, कोई टेंशन थोड़ी है। ये हो गया एंडोस्पर्म। चलो, अब आपको एक और चीज बताती हूँ। हो सकता है कि जो सीड आप बना रहे हैं, ठीक है, जो सीड आप बना रहे हो, उस सीड के अंदर एक और चीज हो विच इज कॉल्ड एज व्हाट? विच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। हो सकता है कि न्यूसेलस बचा हो, हालांकि न्यूसेलस किसी डेवलप्ड सीड में बचता नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे बीट रूट हो गया, जैसे काली मिर्च हो गया, इसमें न्यूसेलस बचा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या आता है बच्चों? इसके बाद आता है हमारा दैट सीड कवर। ठीक है, ये हो गया आपका सीड कवर, तो बना लो सीड कवर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये चलो, ये एक मैच्योर सीड का डायग्राम है यार। ठीक है, अब आओ मेरे लल्ला, हम लोग इसको लेबल कर लेते हैं। सो ये अब जो इंटेग्यूमेंट था, समझो बात को, ये इंटेग्यूमेंट, ये सीड दिख रहा है ना, ये अब बन चुका है सीड कवर। ये है आपका सीड कवर। डन। आई होप कि ये छोटे छोटे समझ में नहीं आ रहा होगा। ये जो अब आपको दिख रहा है बच्चों, ये है सीड कवर। ओके, ये क्या है आपका? सीड कवर है। डन। उसके बाद ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, न्यूसेलस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? न्यूसेलस। ये जरूरी नहीं है कि हर सीड में न्यूसेलस हो, बहुत ही कम सीड में रहता है, पर क्योंकि है तो हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एंडोस्पर्म। ठीक है, दिस इज द एंडोस्पर्म। ये भी जरूरी नहीं है कि हर सीड में हो, होगा तो एल्ब्यूमिनस सीड, नहीं होगा तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जहां पर एम्ब्रियो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है एम्ब्रियो, ये है आपका एम्ब्रियो। ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रियो है। और ये जो एंड आपको दिखाई दे रहा है, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये है आपका माइक्रोपाइलर। ठीक है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। और ये आपके एक मैच्योर सीड का डायग्राम है, यही है सीड। ठीक है, ये कौन सा सीड है मेरे बच्चों? दिस इज द डाइकॉट सीड का डायग्राम। ठीक है, ये किससे कैसे सीड का डायग्राम है? डाइकॉट सीड का डायग्राम है। डन हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं।
नाउ एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, विच इज द न्यूसेलस। मेरे बच्चों, न्यूसेलस की भी कहानी ये है कि न्यूसेलस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट है नॉर्मली तो नॉर्मली एब्सेंट ही रहता है, इसको कहते हैं नॉन पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। सारे सीड यही होते हैं, नॉन पेरिस्पर्मिक सीड, कॉपी में लिखते जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। पर अगर प्रेजेंट है तो इस सीड को हम कहते हैं मेरे बच्चों पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है, पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल की बात करें तो ये है ब्लैक पेपर, ध्यान से सुनो, हैंडराइटिंग में मत जाओ अभी क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। ब्लैक पेपर हो गया एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल विच इज द बीट रूट, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं एंड यू शुड लर्न एंड रिमेंबर दिस। डन है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए सीड के, एंडोस्पर्म और न्यूसेलस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एम्ब्रियोनल एक्सेस की, या मैं बात करती हूँ एम्ब्रियो की, ठीक है। अब सीड में सीड कवर होगा, ठीक है, ये भी अपन को लिखना चाहिए कि सीड में एक और चीज होती है विच इज द सीड कवर, ठीक है। डन। फोर्थ जो चीज सीड में होती है वो क्या है मेरे लल्ला, वो है एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो के बिना सीड कैसे काम करेगा, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो इज द अनदर पार्ट ऑफ द सीड। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं बच्चों, वन इज द कॉटिलिडन, वन इज द कॉटिलिडन एंड सेकेंड इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ये दो पार्ट हैं, ठीक है। अब कॉटिलिडन अगर एक है तो मोनोकॉट है, अगर कॉटिलिडन वन है तो इट इज द मोनोकॉट सीड। कौन सा सीड है मेरे लल्ला, मोनोकॉट सीड। और अगर कॉटिलिडन दो है तो इसे हम कहते हैं डाइकॉट सीड, ठीक है। डन हो गई इतनी बात, ठीक। मोनोकॉट के एग्जाम्पल देखो भैया, सीधी बात है, देखो कि जिस सीड को आप तोड़ते हो और अगर वो बराबर भागों में नहीं टूट पाता तो इसे हम कहते हैं मोनोकॉट सीड, और जिस सीड को हम तोड़ते हैं और वो बराबर भागों में टूट जाता है तो इसे हम कहते हैं डाइकॉट सीड। राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ये सब मोनोकॉट सीड है। उसके बाद पी हो गया, ग्राम हो गया और आपका पीनट हो गया, ये सब डाइकॉट सीड है। डन हो गई इतनी बात। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है, जहां पर कॉटिलिडन अटैच रहते हैं, ठीक है। जहां पर आपका कॉटिलिडन अटैच है उसके जस्ट अबव का हिस्सा एपिकोटाइल, जहां से प्लूम्यूल डेवलप होगा, शूट डेवलप होगा। जहां से आपका कॉटिलिडन अटैच होता है उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल, जहां से रेडिकल डेवलप होगा, रूट डेवलप होगी। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द सीड। इतनी बात अभी तक आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। देखते हैं कि करके सीड का डायग्राम हम लोग बनाते हैं और कहानी समझते हैं क्या है। पहले देखो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लेते हैं। सीड कोड फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट, ये हमको पहले से ही पता था कि जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसके ऊपर जो कवर होता है उसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं, पर जब वो फर्टिलाइज हो जाता है देन द इंटेग्यूमेंट गोइंग टू कवर इनटू द सीड कोट, जो कि एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करने का काम करता है। द आउटर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड एज टेस्टा एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज टेगमेंट। दैट्स इट। आपको पता है ना कि ओव्यूल में दो इंटेग्यूमेंट थे, एक बाहर और एक अंदर, तो बाहर वाले को टेस्टा कर दो, अंदर वाले को टेगमेंट कह दो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर है मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का। उसके पहले आपको कुछ चीजें बताती हूँ, वो ध्यान से देखो। तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो एंडोस्पर्म था, जैसे जब ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं था तो ओव्यूल से जाइगोट बनने तक न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये आपको पता चला। ओव्यूल से जाइगोट बनने तक आपका कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था मेरे बच्चों, न्यूसेलस प्रोवाइड कर रहा था। डन। उसके बाद जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट से क्या बनेगा बच्चों मेरे, एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो तक पहुंचाने में कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था मैम, एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर रहा था। अब एम्ब्रियो से जब मैच्योर सीड बना, यहां तक पूरा न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा था बच्चों, कॉटिलिडन। ये हो गया सीक्वेंस जो आपको पता होना चाहिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम एक एक करके मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा सीड बनाए बताओ मुझे। सबसे पहले मैम आप बना दो डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड बना ले, डाइकॉट सीड। बोलो क्या कहना है तुम्हारा डाइकॉट सीड का। इवन आई हैव द डायग्राम ऑल्सो। ये है डाइकॉट सीड, ठीक है। दिस इज द डाइकॉट सीड, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो आपने देखा था। डाइकॉट सीड को हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि देयर इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है डाइकॉट सीड का, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है।
ये बेटा इसके क्या होते हैं, कॉटिलिडन, ठीक है, ये क्या है इसके कॉटिलिडन, ठीक है, डाइकॉट सीड है ये क्या है बीच का एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये क्या है कॉटिलिडन। Above the level of attachment of cotyledon is called as epicotyle. So this area is called as मेरे बच्चों epicotyle, ठीक है। एपिकोटाइल के जस्ट ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल कहलाता है ये, ठीक है। उसके बाद जस्ट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। नाउ दिस एरिया इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो होता है उसके नीचे क्या पाया जाता है, बिलो द हाइपोकोटाइल देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेडिकल। रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम, और आपका प्लीम्यूल क्या बनाता है, शूट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका कॉटिलिडन जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल पड़ा है, क्योंकि जब अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर ये वाला सीड देख रहे हो आप, ये वाला लुक एट दिस सीड, अगर आप ये वाला सीड देख रहे हो तो यहीं से ये एक ऐसा सीड है, इसके बाजू से ऐसे दोनों जुड़े हुए होंगे आपस में, एक कॉटिलिडन ये दिखाई दे रहा है, दूसरा कॉटिलिडन। नॉर्मली कैसे जुड़े रहते हैं, कॉटिलिडन ऐसे जुड़े रहते हैं, तो जहां से जुड़ा है इट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब आपका जर्मिनेट कैसे होगा, ऊपर से ऐसे प्लीम्यूल निकलेगा, नीचे से रेडिकल निकलेगा। तो आप क्या बोल रहे हैं कि जहां पर कॉटिलिडन अटैच है उसके जस्ट अबव होता है एपिकोटाइल और उसके नीचे होता है हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल से क्या निकलने लगेगा, शूट। अगर आप देख रहे हो एपिकोटाइल से क्या निकलने लगेगा मेरे बच्चों, शूट निकलने लगेगा, और हाइपोकोटाइल से रेडिकल निकलने लगेगा, और इस तरीके से आपके सीड का जर्मिनेशन होगा। डन हो गई इतनी बात। नाउ अगर मैं, दिस इज द टिपिकल डायग्राम, ठीक है, दिस इज द, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये आपको पता होना चाहिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस जहां से आपके कॉटिलिडन जुड़े हुए होते हैं। और अगर मैं डायग्राम की बात करूं, अगर मैं कॉमन डायग्राम, अगर मैं चने के डायग्राम की बात करूं, ठीक है, चलो बना लेते हैं चना अपन लोग, ठीक है। ये मान लो अपन ने एक चना बनाया, तो चने के पास एक एरिया होता है जहां पर आपका जो कॉटिलिडन होता है, या मैं ये कह सकती हूँ जहाँ सारे अटैचमेंट होते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं बच्चों हाइलम, ठीक है, उस एरिया को हम कहते हैं हाइलम। और इस हाइलम के अंदर होता है एक छोटा सा छेद, छेद जैसा दिख नहीं रहा है, इस हाइलम के अंदर होता है एक छोटा सा छेद, और इस छेद को हम क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोपाइल, ठीक है, इस छेद को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। दिस माइक्रोपाइल, ये और कहाँ था याद करिए आप लोग, ये माइक्रोपाइल और हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, ये मैडम हम लोगों ने माइक्रोपाइल यहाँ पे पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। दिस इज द माइक्रोपाइल, ये है आपका ओव्यूल, ठीक है, ये आपका ओव्यूल है। सो ये जो छेद आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। ये डायग्राम किसका है, ओव्यूल का डायग्राम है, और माइक्रोपाइल से एंट्री होती है बेटा पोलन ट्यूब की, ठीक है ना। तो ये माइक्रोपाइल जो होता है ये सीड में भी होता है, क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रोपाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर एंड द गैसेस। समझ में आई बात, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ, लुक एट माई हैंड राइटिंग यार, इजंट इट सो बैड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर, एयर एंड न्यूट्रिशन। देखो मेरी लल्ला, मेरी बात ध्यान से समझना, आपके सीड के पास ये प्रॉपर्टी होती है, जो आपका बीज होता है उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको आप बहुत सारे दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि ये सीड जो है जर्मिनेट हो जाए तो हम उसको पानी में डाल देते हैं सोक करने के लिए। इस माइक्रोपाइलर एंड से पानी अंदर घुस जाता है और सीड जो होता है उसका एम्ब्रियो एक्टिव हो जाता है और वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। सो सीड के पास डॉर्मेंसी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। सीड को आप 10-10 हज़ारों साल तक प्रिवेंट कर सकते हैं। 2-2 हज़ार साल वाले पुराने वाले सीड हमको मिले भी है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो सीड डॉर्मेंसी, सीड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चों जिससे सीड को हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। पर जब हम चाहते हैं कि ये सीड जर्मिनेट हो जाए मेरे बच्चों, तो हम क्या करें, पानी में डालो इसको। अब पानी में डालोगे तो पानी अंदर कहाँ से घुसेगा, ये जो माइक्रोपाइल जो छेद होता है, कोई भी सीड आप देखो, कोई भी सीड देखो, ओवरी वॉल जो होती है वहां से आपका एंडोस्पर्म या बाकी सारी चीजें जहां पर अटैच होती हैं, जहां पर ऐसे टिप जैसा दिखाई देता है, वहां पर एक छोटा सा छेद होगा जिसे हम माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीड का और अच्छा डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि 12th में इतना डिस्क्रिप्शन है नहीं बच्चों, ठीक है, तो आपको लेक्चर लगाना पड़ेगा 11th मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी में मैंने सीड बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। नाउ आप देख रहे हो कि डाइकॉट सीट में एंडोस्पर्म बहुत अच्छे से पाया जाता है, इसीलिए डाइकॉट सीट, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, यहाँ पे लिख रही हूं मैं पॉइंट, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, मोस्ट लिख रही हूं, एवरी डाइकॉट नहीं लिख रही हूं बेटा, है ना, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, ठीक है, मोस्ट
ऑफ द डाइकॉट सीड, ध्यान से सुनो, ज्यादातर डाइकॉट सीड कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मस, या इसी को हम नॉन एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हैं मेरे राजा बेटा। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने ये बोला कि जितने ज्यादातर जो डाइकॉट्स होते हैं जिसमें 2 कॉटिलिडन आपको दिखाई देते हैं, नॉर्मली इनमें एंडोस्पर्म्स की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन डेवलपिंग सीड को प्रोवाइड करना है वो कॉटिलिडन प्रोवाइड करेगा। पर यहाँ पर भी मेरे लल्ला एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल तो ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको पता है ऑल डाइकॉट फैमिली जितनी है, पर जिस फैमिली का एक्सेप्शन मैं आपको बता रही हूँ वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सोलेनेसी फैमिली जो है, ध्यान से समझना, सोलेनेसी जो फैमिली है वो बेसिकली, और सोलेनेसी, कैस्टर और आपका मैं बताऊं सनफ्लावर, ये सब डाइकॉट है, पर उसके बाद भी इनके पास एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है और ये एंडोस्पर्मस डाइकॉट हैं। क्या है ये बच्चों मेरे? दे आर एंडोस्पर्मस डाइकॉट। समझ आई बात? क्या बोला मैंने? ज्यादातर डाइकॉट है, ज्यादातर क्या होता है यार, डाइकॉट है, उसके पास कॉटिलिडन है, न्यूट्रिशन कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है, पर बहुत सारे डाइकॉट सीड ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म रह जाता है, ठीक है, और ऐसे सीड्स को हम एंडोस्पर्मस डाइकॉट सीड कहते हैं। एग्जाम्पल आपको रखना है सोकासू, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, सोकासू। सोकासू का मतलब सोलेनेसी, कैस्टर और सनफ्लावर, ठीक है। अब आइए हम लोग, ये समझ गए ना रे, समझ गए हीलम क्या हो, हाइलम क्या होता है, समझे ना? हाइलम इज द अटैचमेंट जहां से आपके सीड के सारे पार्ट्स अटैच होते हैं, ठीक है। हिलम का भी डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ। ये क्लियर हो गया मेरे बच्चों को सबको? नाउ अब हम लोग बात करते हैं मोनोकॉट सीड के बारे में। आ जाओ रे, उसके बाद सीड डोर्मेंसी और सीड वायबिलिटी भी पढ़ना है हम लोगों को। मोनोकॉट सीड देखो क्या होता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो आपने पढ़ा है ना, मोनोकॉट सीड भी आज आपको पढ़ा ही देती हूं मैं, ठीक है। देखो जरा सा मेरे बच्चों, मोनोकॉट सीड में ये हो गया आपका सीड कवर, ठीक है। मैं एक मेज का डायग्राम बना रही हूं, ठीक है, दिस इज द सीड कवर। और मोनोकॉट सीड में जो फ्रूट होता है रे मेरे बच्चों, वो बहुत ही पतला होता है, इसको जो फ्रूट वॉल होती है इट इज वेरी थिन, ठीक है, वेरी वेरी थिन, इनकी जो फ्रूट वॉल होती है इट इज वेरी थिन, ठीक है। अब आइए आगे की बात करते हैं हम लोग। क्या बोला मैंने? इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो बड़ा ज्यादा होता है, समझ में आई बात? इसमें जो एंडोस्पर्म पाया जाता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट उसका एंडोस्पर्म का होता है। समझ आई बात? क्या बोला मैंने? इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट का होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म जो होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट का होता है, और अगर एंडोस्पर्म लार्ज अमाउंट का है तो कॉटिलिडन हमेशा छोटा होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, और एंडोस्पर्म जो होता है मेरे लल्ला वो एक लेयर से घिरा रहता है जिसको हम एल्यूरोनिक लेयर कहते हैं। समझ में आई बात? एंडोस्पर्म एक लेयर से घिरा हुआ रहता है, इसको एंडोस्पर्म को थोड़ा और अंदर बनाना पड़ेगा। एंडोस्पर्म एक लेयर से घिरा रहता है जिसे हम एल्यूरोनिक लेयर कहते हैं। एल्यूरोनिक लेयर कैसी लेयर है मेरे बच्चों? एल्यूरोनिक लेयर मैम प्रोटीनेशियस लेयर होती है। कैसी लेयर है बच्चों मेरे? प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ठीक है, प्रोटीनेशियस लेयर, ठीक है। ओके, डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। एल्यूरोन को, इसको अपन एंडोस्पर्म को कलर कर दें। व्हाट इज द वर्क ऑफ एंडोस्पर्म रे? सुनो मेरी बात, एंडोस्पर्म का काम क्या है मैम? एंडोस्पर्म तो न्यूट्रिशन देने का काम करता है, और मोनोस्कॉट जो सीड होते हैं जिनमें एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है उनमें एंडोस्पर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। एंडोस्पर्म को ही आप खाते हैं, जैसे कि पोएसी। अच्छा, इसका मोनोकॉट का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल अगर डाइकॉट का पूछेगा तो क्या बोलोगे? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में ज्यादातर आपकी एनसीईआरटी सिर्फ एक ही फैमिली की बात करती है, वो है फिबेसी। फिबेसी बड़ी ही पॉपुलर फैमिली है जिसके अंदर पी, बीन ये सब कुछ आता है, बहुत ही पॉपुलर फैमिली है डाइकॉट की, ठीक है। और सुनो मेरी बात, हाँ, तो मोनोकॉट जो सीड होते हैं इनमें बहुत ही ज्यादा
परसिस्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट एंडोस्पर्म पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट एंडोस्पर्म पाया जाता है। और मेरे लल्ला, जो पार्ट आप खा रहे हो ना सीड का, वो एंडोस्पर्म ही है। जैसे कि वीट हो गया, वीट का आप फ्रूट म्रूट नहीं खाता है, फ्रूट तो एकदम आपके सीड कवर से चिपका हुआ रहता है। देखो ये जो रेड वन दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर मूड फोड़ते बैठे रहोगे। ओके, ये है इसकी फ्रूट वॉल एंड द पर्पल वन इज द सीड कोट। ठीक है, ये इसका सीड कोट है। तो याद रखो बच्चों, आप फ्रूट वॉल इनकी बहुत ज्यादा पतली और सीड कोट से चिपकी हुई है, तो आप खा रहे हो एंडोस्पर्म। ठीक है, नाउ अब मैं बात करती हूं किसकी, जिसका मन करे मैम उसकी कर लो आप। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एम्ब्रियोनल एक्सिस। दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। याद आया आपको कुछ? हाँ मैडम, हमको क्या ही याद आएगा, हमको तो कुछ याद नहीं रहता है। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लियो तो ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के इधर कौन सा कवर था? कोलियोराइजा। और इधर कौन सा कवर था? कोलियोप्टाइल। कुछ नहीं याद रहता है हमको, है कुछ याद नहीं रहता है हमको, कुछ नहीं याद है मुझको। अब क्या करूं मैडम, कुछ समझ नहीं आता है। चलो देखो ध्यान से, अब इधर तो एंडोस्पर्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर इनका ये एक कॉटिलिडन है जिसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, कॉटिलिडन ऑफ स्क्यूटेलम। पर बेटा ये याद रखना कि मोनोकॉट में कॉटिलिडन में को सब सारे कॉटिलिडन जितने भी मोनोकॉट है उनमें सब में कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम नहीं कहते। स्क्यूटेलम इज द कॉटिलिडन, ध्यान से समझो बात को, क्या बोल रही हूं मैं। स्क्यूटेलम को हम कॉटिलिडन कह सकते हैं, पर सिर्फ किस में कहेगा रे तुम? कॉटिलिडन हम सिर्फ कहते हैं मैम मेज में और ग्रास में। ठीक है, वीट मेज में और ग्रासेस में जनरली हम लोग कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम कहते हैं। डन हो गई। और नॉर्मली में सबको कॉटिलिडन ही कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या है बच्चों? स्क्यूटेलम इज द कॉटिलिडन। एक ही होता है इसलिए क्योंकि ये मोनोकॉट है, डाइकॉट होता तो दो होते, जैसा कि आपने देखा। ये हो गया जिस जगह पर ही जरा आप एम्ब्रियो को लेबलिंग में को जरूरत, आई डोंट थिंक सो की जरूरत है, पर देख लोगे यार क्या है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला हिस्सा जो है, ये जो कवर रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा। और रेडिकल को जो कवर करके रखता है ये, दिस इज द प्लिम्यूल। प्लिम्यूल को जो कवर करके रखेगा वो है कोलियोराइजा, और रेडिकल को जो कवर करके रखेगा वो है कोलियोराइजा नहीं, प्लिम्यूल को जो कवर करके रखेगा वो है कोलियोप्टाइल। मैं खुद ही भूल गई, देखो तो कोलियोप्टाइल। पी से याद रखना, पी फॉर प्लिम्यूल, पी फॉर प्टाइल, कोलियोप्टाइल। और रेडिकल वाले एरिया को जो कवर करके रखेगा ये है कोलियोराइजा। डन हुई इतनी बात, ठीक है। रेडिकल से राइजा याद रखना है हम लोगों को, तो रेडिकल को जो कवर करेगा वो है कोलियोराइजा। बट लिसन टू मी, मेरी बात मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, क्या बोल रही हूं मैं। पर इसके ऊपर, कोलियोराइजा के ऊपर जस्ट पाया जाता है रूट कैप, रूट कैप विच प्रिवेंट द रेडिकल इन फ्रॉम द डैमेज। डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सो दिस इज द मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मस होते हैं। समझ में आई बात? मोनोकॉट सीड जो होते हैं बच्चों मेरे, वो जनरली कैसे होते हैं? जनरली एंडोस्पर्मस होते हैं। ठीक है, जनरली कैसे होते हैं बच्चों? जनरली एंडोस्पर्मस होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पर है, एक्सेप्शन के बिना काम नहीं होगा। एक्सेप्शन इज ऑलवेज ऑर्किड। ऑर्किड एक मोनोकॉट है, पर ये एंडोस्पर्मस सीड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लिलिएसी फैमिली पूरी मोनोकॉट फैमिली है। उसके बाद बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब मोनोकॉट है और एंडोस्पर्मस सीड शो करते हैं। ये वाली बात अभी तक आपको क्लियर हो गई। नाउ आगे हम बात करते हैं इनकी माइक्रोपाइलर एंड और हेलम का डेफिनेशन। चलो तो ये समझो मेरी बात, माइक्रोपाइल कहाँ पर था सीड में? अगर मैं ये वाला डायग्राम देखूं मेरे बच्चों, अगर मैं ये वाला डायग्राम देखूं, अगर मैं रुक जाओ, ये वाला डायग्राम, ये वाला नहीं, कहाँ गया यार, ये वाला डायग्राम देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा हिलम। हिलम इज द एरिया जहाँ से ओव्यूल जुड़ा रहता है। ठीक है, फर्टिलाइज ओव्यूल जहाँ एम्ब्रियो जुड़ा रहेगा ना जिस एरिया से, उसे हम हिलम कहते हैं। और उसके अंदर एक छेद होता है जिसे हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है वो देख लेते हैं, आइए।
हाँ, सो माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, यहाँ पर एक स्मॉल पोर होता है सीड कोट में, जहाँ से ऑक्सीजन वाटर की एंट्री होती है जब भी जर्मिनेशन करना होता है। एंडोस्पर्म किसी भी सीड में प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एम्ब्रियो सीड के अंदर पाया जाने वाला वो पार्ट है जो मैच्योर प्लांट को डेवलप करेगा और मेंटेन करेगा जनरेशन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑफ द प्लांट। ओके, सो दिस इज द सीड कोट, दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक है। ये एक सीड का डायग्राम है अगर आपको दिखाई दे रहा हो, एंड दिस इज द मोनोकॉट सीड। ओके, आगे बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, एडवांटेज ऑफ द सीड, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ विच इज़ द एडवांटेज ऑफ द सीड। एडवांटेज ऑफ द सीड, सीड के एडवांटेज पढ़ाती हूँ, ठीक है। क्या ज़रूरत है सीड में? Seed is the stage of the plant life cycle. Without the seed, we cannot complete the life cycle of any plant. जिस प्रकार से किसी भी दंपत्ति का बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं बनेगी मेरे बच्चों, वैसे ही प्लांट के साथ भी है। इफ़ प्लांट डोंट हैव सीड तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसे बनेगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रही हूँ कि सीड इज़ द, ध्यान से देखो, सीड इज़ द stage of the plant life cycle, ठीक है। सीड प्लांट लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। किसका पार्ट है भैया? सीड क्या क्या करवाता है बताओ? सीड फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है, सीड नहीं होता तो भैया जाइगोट कैसे बनता, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है सीड पे डिपेंडेंट है, मतलब बहुत सारे इवेंट सीड पे डेवलप, मतलब एक बात बताओ, सीड नहीं बोओगे तो एम्ब्रियो जर्मिनेट कैसे होगा, जर्मिनेट नहीं होगा तो मेगास्पोर में माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो सीड इज द स्टेज ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल। नाउ आगे देखते हैं क्या बोल रही हूँ मैं। सीड के पास होता है, सीड की क्या प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं इसी में। सीड के पास होता है बच्चों सीड कोट, ठीक है, सीड कोट, जिसकी वजह से ये अपना प्रोटेक्शन खुद ही कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। डन, ये अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकता है। डन 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 डन। नाउ नेक्स्ट इज, सीड के पास होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। सीड के पास है दो प्रॉपर्टी, उन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में मैं लिखूंगी। सीड के पास मेरे लल्ला दो प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। अगर आपका सीड डिहाइड्रेट होगा, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है डॉर्मेंसी, ठीक है, डॉर्मेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय द डॉर्मेंसी? आइए डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी की बात करते हैं हम लोग। सपोज दैट कि मेरे पास कोई सीड रखा हुआ है, दिस इज माय सीड, ठीक है, ये सीड है मेरे पास, ओके। अगर मैं सीड से, ध्यान से समझो, सीड इज द, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे लिखना पड़ेगा, फोर्थ पॉइंट, सीड इज द ओनली स्ट्रक्चर, सीड इज द ओनली स्ट्रक्चर, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है मेरे बच्चों, ठीक है। सीड इज द ओनली स्ट्रक्चर इन द प्लांट, which shows, which needs water for the germination। ये एनसीईआरटी की लाइन लिख रही हूं मैं, ठीक है, ये आप अपने कॉपी में लिख लो स्पेशल पॉइंट्स में। तो सीड की ये प्रॉपर्टी होती है कि सीड जर्मिनेट नहीं करेगा अगर पानी नहीं होगा। तुमको पता है? बता देती हूँ मैं। आपकी पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल में, एंजियोस्पर्म्स में, पानी की जरूरत कहीं नहीं होती है, पर पानी की जरूरत सिर्फ कहाँ पर है? जब आपको सीड को जर्मिनेट करना है। अगर आपका सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा अगर पानी नहीं होगा। इसका मतलब आपने ये समझा कि यहाँ पर वाटर इज वेरी एसेंशियल, ओके। हमने ये समझा है कि वाटर जो है ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, ओके। हम यहाँ पर ये समझ गए कि वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन। इफ द वाटर इज एब्सेंट मेरे बच्चों, तो सीड आपका, बीज आपका जर्मिनेट नहीं होगा। इसीलिए जब कभी भी हम गार्डन में किसी बीज को गाड़ते हैं तो उसके बाद पानी डाला जाता है ताकि वो जर्मिनेट हो जाए। और अगर आप बीज चाहें कि बिना पानी के जर्मिनेट हो जाए तो ऐसा नहीं होगा।
अगर प्लांट अपने लाइफ साइकिल में किसी और स्टेज में पानी, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए पानी चाहिए होता, तो पानी फिर जो है लाइफ साइकिल की नेसेसिटी हो जाती। और ऐसी कंडीशन में हम हर पार्ट के लिए, हर आपका जो प्लांट होता है वो हमेशा पानी वाले एरिया में ही उगता, इसलिए हर पार्ट में हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ सीड जर्मिनेशन में पानी की ज़रूरत है, और हम पानी को ऐड कर देते हैं और सीड जर्मिनेट हो जाता है। अब अगर ये सीड है और अगर मैं इसमें 10 से 15% वाटर को निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं इससे 10 से 15% पानी इससे निकाल लूँ तो ये सीड कैसा हो जाएगा बच्चों? दिस सीड गेट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। समझ में आई बात? ये सीड क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। और अगर इससे थोड़ा और पानी मैंने निकाल लिया तो सीड डॉर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, सीड क्या फॉलो करने लगेगा? डॉर्मेंसी फॉलो करने लगेगा। और अगर मैं एग्जैक्टली पूछूं कि व्हाट इज द डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सीड। ठीक है, डॉर्मेंसी, ये इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, डॉर्मेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सीड, प्रॉपर्टी ऑफ द सीड where seed is dehydrated, seed एक सिंगल सीड लिखा है, अगर ड लिखती सीड्स तो आर लिखती, सीड इज डिहाइड्रेटेड एंड अनेबल टू जर्मिनेट। समझ में आई बात? तो भैया ऐसा है कि जब आप किचन में डब्बे में आपकी मम्मियाँ सीड को रख देती हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ डब्बे में भर देती हैं चना मटर को और फिर रख देती हैं, और 2 साल बाद भी नहीं निकालें तो उनमें कुछ होता नहीं है। देखा है आप लोगों ने कि वो निकाल रख देती हैं और 1-2 साल के बाद भी निकालती तो उस सीड में कुछ नहीं होता है। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? दिमाग लगाओ। वो सीड होते डिहाइड्रेटेड, मतलब आपको पता है कि जब मटर का हार्वेस्टिंग किया जाता है उसके बाद उसे धूप में सुखा दिया जाता है, और धूप में पहले वो कैसे रहते हैं? उससे फ्रेश मोटे मोटे से उसके कॉटिलिडन रहते हैं, पर जैसे ही वो क्या होता है, धूप में जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसके कॉटिलिडन से पूरा पानी निकल जाता है और जो शुष्क हो जाता है, सिकुड़ जाता है सीड, और वो होता है डिहाइड्रेटेड सीड। और उस डिहाइड्रेटेड सीड को हमें अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रखना होता है, क्योंकि अगर सीड को हमने सुटेबल कंडीशन दी, बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर हमने सीड को सुटेबल कंडीशन दी तो वो सुटेबल कंडीशन लेते ही जर्मिनेट हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि सीड जो होता है वो अगर उसको आप खुले रखेंगे और वहाँ के आसपास पानी रहेगा तो मॉइस्चर को लेकर वो जर्मिनेट होने लगता है। इसलिए सीड्स को हमेशा आपकी मम्मियाँ, राजमा हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, दालें हो गई, इन सब को वो क्या करते हैं, वो सब जो है एयर टाइट डिब्बों में रखे जाते हैं। समझ आई बात? अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मान लो मटर को मैंने तोड़ दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर मैंने दाल को तोड़ दिया, मटर को तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद कभी भी सीड कोई जर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि जर्मिनेशन मेरे लल्ला एम्ब्रियो से होता है, और एम्ब्रियो को जर्मिनेट करने के लिए कॉटिलिडन न्यूट्रिशन देता है। तुमने अपना दम लगा के वो कॉटिलिडन ही तोड़ डाला है, तो कैसे जर्मिनेट होगा रे? समझ में आ गई बात? तो जब आपका सीड इंटैक्ट है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद आ गया तो मैं बता देती हूँ, सीड जब तक इंटैक्ट है, इंटैक्ट समझते हो ना, जुड़ा हुआ है, जब तक मटर के दोनों कॉटिलिडन आपस में जुड़े हुए हैं तभी तक वो जर्मिनेट हो सकते हैं। अगर आपने मटर को तोड़ दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ, अगर आपने मटर को तोड़ दिया तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा मेरे बच्चों। और इसलिए आप जनरली जब होल सीड यूज करते हैं तभी उसको आपको एयर टाइट डिब्बे में रखने चाहिए, क्योंकि उनके पास ये प्रॉपर्टी आ सकती है कि सीड जर्मिनेट हो सके। सो डॉर्मेंसी इज नथिंग, इट इज द स्लीपिंग स्टेज ऑफ द सीड। समझ में आई बात? डॉर्मेंसी क्या है मेरे बच्चों? डॉर्मेंसी, मेरे लाल ध्यान से देखो, डॉर्मेंसी इज द स्लीपिंग स्टेज। ठीक है, अब अगर सोचो, मान लो मैं एक सीड हूँ, शिप्रा नाम का कोई सीड है, कोई बीज है शिप्रा नाम का, और वो सो रहा है, और ये सीड सोया रहेगा जब तक तुम उसमें पानी नहीं डालोगे। पर शर्त क्या होनी चाहिए कि आपका सीड इंटैक्ट होना चाहिए। अगर वो टूटा रहा तो वो जर्मिनेट मेरे बच्चों नहीं होगा। डन हो गया इतना बात? सो the property of seed where for the some time it unable to germinate, this is called as dormancy, dormant हो गया। ठीक है, now seed is the product of fertilization, isn't it? seed क्या होते हैं बच्चों? अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं हम लोग? मुझे तो याद ही नहीं कौन सा पॉइंट देख रहे थे, 5वां 6वां। ओके, नाउ अगला पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाँ मैम, ये तो हमें पता है, सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ
फर्टिलाइजेशन। हाँ मैम, ये क्या है मैम, इसमें क्या एडवांटेज है बेटा मेरे बच्चों? अगर मुझे ये देखना है कि फलाना प्लांट दूसरे प्लांट से कितना अलग है, तो मैं उसका क्या देखूंगी रे? मैं उसका सीड ही देखूंगी, क्योंकि जो आपका माइक्रोस्पोर होता है, जो पोलन ग्रेन गैमीट होता है, और जो मेगास्पोर जो एक्स सेल होता है, वो फ्यूज़ करते हैं और सीड बनता है। तो जितने अलग टाइप के माइक्रोस्पोर फ्यूज़ हुए होंगे या पोलन ग्रेन फ्यूज़ हुए होंगे एक्स सेल के साथ, उतने डिफरेंट टाइप के सीड बनेंगे। तो सीड देखकर हम किसी भी प्लांट के क्या देख सकते हैं? हम प्लांट्स में वी कैन ऑब्जर्व द, मेरे बच्चों, वेरिएबिलिटी। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लांट्स की वेरिएबिलिटी, कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से कितना अलग है। इसीलिए चावल की एक ही वैरायटी थोड़ी होती रे, चावल की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, पर हमें चावल की वैरायटी पेड़ से देख के नहीं पता लगाते, हम हमेशा सीड से देखकर पता लगाते हैं। अगली बात, प्रॉपर्टी ऑफ सीड, सीड वायबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सीड वायबिलिटी देखिए क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीड वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब समझते हो? What is the exactly means of viability? Viability का मतलब होता है the property of the seed or the quality of the seed or the ability of the seed up to the germination। ठीक है, या तो मैं ऐसे कह सकती हूँ the जीवन काल of the seed up to the germination। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं हो जाता, उसके आसपास का जो समय होता है उसे हम उसकी वायबिलिटी कहते हैं। अब देखो, बहुत सारे जो सीड्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा कि वो जो सीड्स होते हैं उनको, जैसे जो किसान लोग होते हैं जनरली जब वो सीड लाते हैं तो पीछे वो एक्सपायरी डेट देख के लाते हैं। बिना एक्सपायरी डेट देखे हम सीड नहीं खरीद सकते। तो सीड की जो एक्सपायरी डेट होती है वो उसकी वायबिलिटी बताता है, कि वो बोलते हैं कि अगर आप इतने तारीख तक इसको बो दोगे तो इतने सीड वायबल रहेंगे, अगर आप इतने तारीख तक इसको बो दोगे तो इतने सीड वायबल रहेंगे, और अगर आप इतने तारीख तक बो दोगे तो इतने सीड वायबल रहेंगे। सो वायबिलिटी इज द, ऐसा कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ सीड, प्रॉपर्टी ऑफ द सीड अप टू, या ऐसा लिखूं, प्रॉपर्टी ऑफ सीड जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन। ठीक है, ओके। सो अगर मैंने बोला कि मेरा सीड 10 दिन तक वाइबल है तो मैं 10 दिन तक उसे जर्मिनेट कर सकती हूँ। अगर मैंने बोला मेरा सीड 1 महीने तक वाइबल है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा सीड 1 महीने तक वाइबल है, मतलब 1 महीने तक जर्मिनेट हो सकता है। तो वाइबिलिटी इज द लिविंगनेस। ठीक है, कि कोई भी सीड को आप कितने दिन तक जीवित रख सकते हैं। अगर वो सीड उग नहीं रहा है मतलब वो वाइबल नहीं है। वाइबिलिटी का मतलब होता है जीवन, कितने दिन तक वो जीवित है। ड्राई कंडीशन के बाद, ध्यान से समझो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डिहाइड्रेटेड अगर आप किसी को कर देते हो सीड को, तो इससे 2 चीज़ आप कर सकते हो। एक तो आप सीड को स्टोर कर सकते हो, समझ में आई बात? एक तो आप सीड को स्टोर कर सकते हो, दूसरा आप सीड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। समझ में आई बात? डिहाइड्रेटेड सीड्स का ये फायदा होता है मेरे लल्ला कि आप सीड को स्टोर भी कर सकते हो और सीड को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। पर अगर आपका सीड डिहाइड्रेटेड है तो वो कितने दिन तक वाइबल है ये भी तो मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम डिब्बे में सीड रखे हुए रहते हैं और उसके बाद बागान में हम सोचते हैं किसी सीड को बो दें और उससे नया प्लांट बन जाए, पर नहीं बनता है। तो हम ये मानते हैं कि सीड जो है वो वाइबल नहीं है। सो वाइबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंगनेस, कि कितने दिन तक वो जीवित है, कि पानी में उसको डालेंगे तो वो जर्मिनेट होने की प्रॉपर्टी रख रहा है। अगर जर्मिनेट हो रहा है तो वाइबल है, अगर जर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वाइबल नहीं है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बताती हूँ वाइबिलिटी से अगर बात चली है तो सीड की वाइबिलिटी की तो बात बच्चों करो ही मत। ठीक है, सीड की वाइबिलिटी की तो बात तुम मुझसे करो ही मत, क्योंकि सीड जो होते हैं वो काफ़ी दिन तक वाइबल हो सकते हैं। आई बात समझ में? सीड जो होते हैं वो काफ़ी दिन तक वाइबल हो सकते हैं, समझे बात को मेरी, है ना? ये देखो, ओके, सीड जो होते हैं वो काफ़ी दिन तक वाइबल हो सकते हैं। जैसे कि ल्यूपिस नाम का एक, या मैं इसकी थ्योरी लिखी हूँ, बार बार मैं लिखना समझती नहीं हूँ ज़रूरी, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होगा इससे। ये हमारा हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। चलो, सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन, एग्जाम्पल लिखी हुई इसलिए वापस से बोर्ड पे नहीं लिखूंगी। सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी इज द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो व्हेन द सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। ठीक है, ये एम्ब्रियो की इनएक्टिविटी है जहां पर सीड जो है जर्मिनेट नहीं हो सकता। कब होता है? देखो ऐसा है बेटा, सीधी बात ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास, जैसे डेट पाम वगैरह होते हैं, इनको हम 2-2 हज़ार सालों तक इनके सीड को रख सकते हैं हम।
ठीक है। जो ड्राई सीड्स होते हैं डेड सी में, इनके सीड 2-2 हजार साल तक पाए गए हैं। ल्यूपिस नाम के जो सीड है 10-10 हजार साल तक आर्कटिक टुंड्रा में के बर्फ के नीचे दबे हुए थे। समझ में आ रही बात? तो जब भी हम किसी भी सीड को उनकी अनफेवरेबल कंडीशन में रखते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है? बहुत ठंडी में रखो, बहुत ज़्यादा गर्मी में रखो, बहुत ज़्यादा ड्राई स्टेट में रखो, पानी मत दो, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पर वो ग्रो नहीं करेगा। और अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, इट मीन्स टू से दैट कि वो डॉर्मेंट स्टेज पे पाया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? वो किस स्टेज पे पाया जा रहा है? डॉर्मेंट स्टेज पे पाया जा रहा है, और वहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर हम किसी सीड से 10 से 15% तक का मॉइस्चर निकाल दे तो सीड जो है वो ड्राई स्टेट में पहुंच जाएगा, सीड डिहाइड्रेटेड कंडीशन में पहुंच जाएगा और डॉर्मेंट स्टेज पर रहेगा जितने साल तक भी आप उसे चाहते हो। ठीक है। ये देखो, अगर आप देखो, दिस इज द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के ऊपर लेयर होती है एल्यूरॉन। एल्यूरॉन ये हो गया कॉटिलिडन, स्क्यूटेलम, और ये रेडिकल किस में पाया जाता है? वीट में, मेज में, ऐसा पाया जाता है। डन। जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ सीड टू प्रोड्यूस द सीडलिंग विद द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे एडुकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर। सो अगर आप देखो बच्चों, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर से प्लीम्यूल निकल रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट से रेडिकल से रूट निकल रही है। देखो ये सेंटर पे जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस, इससे प्लीम्यूल निकल रहा है और नीचे से क्या निकल रहा है? रेडिकल निकल रहा है, जिससे रूट निकल रही है। सो बेसिकली सीड जर्मिनेशन के लिए मेरे बच्चों, मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, क्या चाहिए अपने को? अपने को चाहिए मॉइस्चर, अपने को चाहिए ऑक्सीजन, और अपने को चाहिए प्रॉपर टेम्परेचर। तुमको पता है बहुत ठंडी में भी आपका सीड नहीं उगता, बहुत गर्मी में आपका सीड नहीं उगता है, तो आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। गर्मी में पौधे मर जाते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन नहीं होता, ठंडी में जर्मिनेशन नहीं होता, तो एक प्रॉपर टेम्परेचर भी सीड जर्मिनेशन के लिए हमको चाहिए है। एडवांटेजेस सीड टू द एंजियोस्पर्म, ये मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ रे, देखो ध्यान से, ये मैंने आपको लिखवाया भी है और ये स्लाइड में भी लिखा है। जिन बच्चों के जीवन में बहुत अंधकार है कि उनको मैडम आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, हाय 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 तक दिना दिंदा मैं क्या करूँ, तो ये आप इससे भी लिख सकते हो। नोट्स के लिए रोना इज नॉट गुड फॉर द एटलीस्ट 11th एंड 12th क्लास का बच्चा पार्टी, ठीक है, आप लोगों के लिए सही नहीं है। आप लोगों को लिए नोट्स के लिए जो है हाय हाय नहीं मचानी चाहिए, हाय तो अब पूरे दिन मचाना है आपको। तो बेटर ये है कि स्लाइड्स में सब कुछ लिखा हुआ है जो आपके नीट में आने वाला है, और एनसीईआरटी तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ ज़्यादा नोट्स, आप चाहें तो नोट्स परचेस कर सकते हैं। फिर आप बोलते हो कि नोट्स तो कहाँ फ्री में देते हैं, दिन भर बोलती रहती फ्री में एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन, तो अभी क्या कर रही हूँ, फ्री में एजुकेशन दे रही हूँ ना। जिस चीज़ को पढ़ने के लिए 2-2 लाख रुपया भरने जाते हो, वो 2-2 लाख रुपये भरना तुमको ज़्यादा सही लगता है, यहाँ पे फ्री में भरी जा रही हूँ चिल्ला चिल्ला के, तो उसकी कदर नहीं तुम्हें। चलो खैर कोई बात नहीं, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। सो एडवांटेजेस ऑफ सीड टू द एंजियोस्पर्म, क्या एडवांटेज है एंजियोस्पर्म में सीड का होने का? देखो बेटा ऐसा है कि एडेप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द डिस्पर्सल ऑफ 2 न्यू हैबिटेंट। अगर मैं बोलूं कि ये फलाना, जैसे आप लोग घर पे अगर आप कभी भी मतलब आप 12वीं कक्षा में पहुंच गए हो तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो दुकान गए ही होगे, तो वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के चावल रखे होते हैं, राइस रखा होता है, ये दुबराज है, ये विष्णु भोग है, ये काली मूछ है, और पता नहीं वॉट एवर सो एंड सो, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि वैरायटी कैसी है? लोग एक दुकान वाला कहता है ये वाला ले लो, ये वाले का जो स्वाद है ना वो बेहतरीन है। सीड की जो क्वालिटी होती है वो उसका हैबिटाट बताती है, वो उसकी क्वालिटी बताती है, वो उसके जीन्स बताती है, वो उसके डीएनए बताती है। जैसे कि शर्मा जी के ने बोला, हाय हाय मेरा बच्चा तुझे तुम तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, उसके बच्चे को देखा है कितना इंटेलिजेंट है। तो 2 बच्चों के बीच में वेरिएशन तुम कैसे कर पाए? उस बच्चे में उनके माँ बाप के जीन है जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट है, और इस बच्चे में इस माँ बाप के जीन्स है जिसकी वजह से वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है। सो बेसिकली वेराइटीज ऑफ जो ग्रेन्स होते हैं उनमें भी जीन्स और डीएनए का ही खेल है। तो ग्रेन्स क्या है? सीड ही तो है। तो सीड को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का वैरायटी है, और इसी तरीके से हम न्यू वेरिएंट्स भी पता लगाते हैं। इट हैज सफिशिएंट फूड रिजर्व फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग सीडलिंग। सीधी बात यह है कि सीड की ये प्रॉपर्टी, एंजियोस्पर्म्स में जो सीड है ये प्रॉपर्टी है कि हम सीड को काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, और हम जब चाहे नए पौधे उगा सकते हैं, क्योंकि वो जो सीड के कॉटिलिडन्स होते हैं या एंडोस्पर्म होता है उसमें न्यूट्रिशन भरा हुआ रहता है। मोनोकॉट है तो एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन भरा रहेगा, और डाइकॉट है तो कॉटिलिडन में स्टोर रहेगा, और जब भी हम इसे बोएंगे नया हमें सीडलिंग मिलेगा और विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। ये अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। आइए देखते हैं। चाइनीज लैंटर्न इज अ फ्रूट, ओके। नाउ प्रोटेक्शन जो है सीड के पास होता है, सीड कोट, जो कि उसे भयंकर वाली प्रोटेक्शन देता है। सीड के 2 बाहर वाला आपने पढ़ा टेगमन वगैरह के बारे में, ठीक है। नाउ
ओके, तो ये एम्ब्रियो को क्या प्रोटेक्शन देता है, जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए नए नए वेरिएशन हमेशा आपको दिखाता है। एग्रीकल्चर के तरीके से, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, सीड के पास दो प्रॉपर्टी होती है, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी की वजह से हम सीड को थ्रू आउट द लाइफ स्टोर कर सकते हैं। मैंने देखा है जब मैं बचपन में थी, व्हेन आई वाज इन 7th और 6th क्लास, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू स्टोर द राइस एटलीस्ट फॉर 10 to 15 years। मतलब जब मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन 7th क्लास एंड उसके बाद जब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में पहुंची, तो वही वो राइस बता रही थी कि जब तुम इतने साल की थी तब हमने ये चावल को स्टोर करके रखा था। चावल के क्या भगवान ने उसको कोई आशीर्वाद दिया था कि वह स्टोर हो सकता है? दिस इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। इफ वी ड्राई द सीड प्रॉपरली वी कैन स्टोर द सीड थ्रू आउट द लाइफ। इवन मेरी ग्रैंड मदर के जाने तक वो सीड स्टोर रहने की प्रॉपर्टी हो सकती है। अभी वो गई नहीं है, अभी वो है, पर जब तक वो जाएंगी तब तक भी वो सीड हम स्टोर कर सकते हैं। हाँ, उसका टेस्ट और प्रॉपर्टी थोड़ी बदल सकती है, पर स्टोरेज तो है। ठीक है, अब वाइबिलिटी होगी या नहीं होगी ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि हर सीड का वाइबल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हर मनुष्य का जीवन काल एक जितना नहीं होता, वैसे ही हर सीड का भी वाइबिलिटी एक जैसी हो, ये जरूरी नहीं है। नाउ लिसन टू दिस, सीड जर्मिनेट हो रहा है। देखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एपिकोटाइल के प्लीम्यूल वाले हिस्से से क्या जर्मिनेट होगा तुम्हारा? शूट सिस्टम, और नीचे वाले हिस्से से डेवलप होगा रूट सिस्टम। सीड वाइबिलिटी, द पीरियड फॉर विच द सीड रिटेन देयर द पावर ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज सीड वाइबिलिटी। ठीक है, तो पावर ऑफ जर्मिनेशन, रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन, यही बोला मैंने कि जब तक उसके अंदर जान है, जाने जहान है, ये नाचेगा। ठीक है, सो सीड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जब तक उसके अंदर ये प्रॉपर्टी कि वो जर्मिनेट हो सकता है, उसे कहते हैं वाइबल। अगर मैंने बोला ये मनुष्य इतने साल तक बच्चा पैदा कर सकता है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो मनुष्य उतने साल तक वाइबल है। सीड के साथ भी यही है कि अगर द टाइम व्हेन द सीड, और ये कह सकते हैं टाइम लाइन वेयर द सीड कैन स्टोर और रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ जर्मिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज वाइबिलिटी ऑफ द सीड। और आपको बता दूं कि सीड जो होते हैं 1000, 2000, 100 सालों तक जो है स्टोर रह सकते हैं। आइए कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर वहां पे माथा फोड़ेगा तुम। याद रखना कि बायोलॉजी तुम पढ़ रहा है, एग्जाम्पल अगर तुमको याद नहीं होगा तो बेटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैडम हमको याद ही नहीं होता है, रात भर रटता रहता है, सुबह भूल जाते हैं, बायोलॉजी बड़ी बेवफा, रात में याद किया सवेरे सफा, ये वाला हाल हो रहा है। तो बेटा एक चीज तुमको सीधी सीधी मैं बता देती हूँ कि आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। यू हैव टू राइट 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 एंड राइट, और खूब सारा राइट। ठीक है, बायोलॉजी लोग किताब लेके रटने लगते हैं, पर आपको मैं बता दूं कि जब तक आदमी लिखता नहीं है तब तक उसके बॉडी में या उसके ब्रेन में चीजें स्टोर नहीं होती। तो लिखो, जितने बार लिख सकते हो लिखो एग्जाम्पल्स को। ठीक है, नाउ आ जाओ, ये डेट पाम का है। ओके, नाउ द ओल्डेस्ट सीड इज ल्यूपिन। ठीक है, ल्यूपिन को मैं आपको बता दूं, ल्यूपिन 10,000 साल पुराना सीड है। 10,000 साल पुराना और वाइबल था। कहां से निकाला गया था? ये आर्कटिक टुंड्रा से। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा में, ऐसा आर्कटिक टुंड्रा में क्या था कि 10,000 साल तक स्टोर रहा है सीड। बोलो मेरे साथ क्या? अरे जय माता दी नहीं बोलना है रे। ठीक है, आपको बोलना है आर्कटिक टुंड्रा में 10,000 साल तक ये सीड स्टोर रहा। ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर में। ठीक है, यहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा में लोग जो है, इंसान तो जी नहीं पाते, तो फिर बताओ सीड तो स्टोर ही रहेगा। यहाँ पर होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर मेरे बच्चों, जिसकी वजह से ये जो ल्यूपिन नाम का जो आपका दैट सीड है वो 10,000 साल तक स्टोर रहा। और आपके पास मिला एक फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा डेट पाम। डेट पाम का जो सीड है ये 2000 साल पुराना है, और ये डेड सी में मिला। डेड सी से ही याद रखो बेटा, यहाँ पानी नहीं होता इसलिए ये यहाँ पे स्टोर रहा। डन हो गई इतनी बार, डेड सीड लिख दिया मैंने, इट इज डेड सी। ठीक है, डेड सी, डन हो गया। ये एग्जाम्पल याद रखना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं याद करोगे तो तुम खुद भुगतोगे, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। ठीक है, नाउ अब एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे सीड्स में, बहुत सारे फ्रूट्स में भयंकर वाले सीड्स होते हैं बच्चों, भयंकर वाले बहुत सारे सीड्स होते हैं, मल्टीपल सीड्स होते हैं। आम में एक सीड होता है मैडम, हमने देखा, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट में देखो बहुत सारे काले काले सीड्स होते हैं। कभी खाया है तुमने ड्रैगन फ्रूट? देखो क्या है कि मैंने तो खाया है, पर बहुत ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग गरीब लोग हैं यार, अपन लोग ये सब नहीं खाते। अपन लोग जो है दाल भात रोटी सब्जी में जीवन चलेगा अपना। ओके, सो दिस इज द ड्रैगन फ्रूट वेयर द ब्लैक कलर सीड इज स्टोर्ड एंड सो मेनी सीड्स फाउंड ओवर हियर। ओके, ठीक है, कभी कभी तुम लोग ऐसा बोलते हो मैडम खुद को इतना रोस्ट कर लेती कि इनको रोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली मैडम अपने आप को रोस्ट ही इसलिए करती ताकि तुमको मौका नहीं मिले। ठीक है, चलो, द नंबर ऑफ सीड्स इन द फ्रूट इज जनरली इक्वल टू लेस, मोर और लेस
टू द नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी. इफ मोर ओव्यूल मोर सीड्स, हर ओव्यूल सीड बने जरूरी नहीं है, पर मैक्सिमम ओव्यूल सीड बन जाते हैं. ठीक है, ओके. ऑर्किड नाम का फ्रूट जो है, इसमें 1000 टाइनी सीड्स होते हैं और बहुत सारे सीड्स जो होते हैं वो पैरासाइट भी होते हैं. समझ में आई बात? देयर आर सो मेनी सीड्स मेरे बच्चों जो कि पैरासाइट होते हैं, जैसे कि ओरोबैंकी एंड स्ट्रिगा. ठीक है, ये वाले जो सीड्स होते हैं ये बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, चूसते हैं दूसरों से. ओके, जैसे बैनियन एंड पीपल के जो फिग वाले, तो अंजीर खाया आपने कभी? अंजीर तो खाया होगा यार, अपन लोग खा सकते हैं अंजीर. ओके, सो इसमें भी बहुत सारे सीड होते हैं. बैनियन, पीपल, अंजीर, फिग वाले जो प्लांट होते हैं उनमें भी बहुत सारे सीड्स होते हैं. डन है. आओ बच्चों, अब हम लोग बात करेगा फ्रूट के बारे में. ठीक है, चलो आ जाओ, फ्रूट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, हाँ मैम बात कर लो जो आपको मन करे. चलो मैं इसको डिलीट करती हूँ, अदरवाइज ये रोने लग जाएगा और आपको पता है कि काफ़ी दोस्ती है इस बोर्ड को मुझसे, तो हैंग हो जाता है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों. लेट्स स्टार्ट विद द फ्रूट. फ्रूट क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना है कि फ्रूट क्या है. बोलो. मैच्योर ओवरी वॉल इज कॉल्ड एज फ्रूट. ठीक है, मैच्योर. तुम लोग कभी फ्रूट खाते थे, है ना? जब तुमको पता है कि जब मैं फ्रूट खाती थी बचपन में, और फिर जब मैं कक्षा 11वीं में मैंने फ्रूट के बारे में पढ़ा, एक्चुअली 8th में ही पढ़ लिया था मैंने, पर एग्जैक्टली जब मेरा दिमाग खुला और मैंने 11वीं में पढ़ा तो मैंने कहा ओ बाबा, ये फ्रूट को जो मैं खाती थी वो इतनी टफ चीज़ है, आज पता चला मुझे. सो दिस इज द मैच्योर ओवरी वॉल. ठीक है, ये क्या है बच्चा? ये है मैच्योर ओवरी वॉल. जब ओवरी वॉल परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं फ्रूट. है, समझे? ये तुम जो फ्रूट घपाक से खा ले तो 2 सेकंड नहीं लगता, सोचो वो कितनी टफ चीज़ है. अरे कुछ नहीं है यार, देखो ध्यान से, अपन एक डायग्राम बना लें क्या इसका. सो दिस इज द एम्ब्रियो सैक. डन है. एम्ब्रियो सैक के ऊपर क्या होता है बच्चों? मैम न्यूसेलस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मान लेते नहीं है. और ये है अपना ओव्यूल. डन है. दिस इज द, और इसके अंदर मान लो ये डाइकॉट है तो इसके अंदर एक एम्ब्रियो बना लो, कोई टेंशन नहीं, ये एम्ब्रियो बना लिया हमने. ठीक है, और उसके ऊपर मेरे बच्चों क्या होती है? उसके ऊपर होती है आपकी ओवरी की वॉल. ठीक है, अभी ये ओवरी की वॉल पतली थी, पर अब क्योंकि ये फ्रूट बन गई है इसलिए मोटी तगड़ी ताजी हो गई है. ठीक है, ये देखो, ये है. दिस इज द, ये वाला जो पार्ट हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है मेरे लल्ला, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ओवरी वॉल. और ये अब राइपेंड हो चुकी है. ठीक है, ये पक चुकी है, तो ओवरी वॉल को हम कहते हैं फ्रूट, और मैच्योर ओव्यूल या फर्टिलाइज ओव्यूल को कहते हैं सीड. दोनों में अंतर समझ जाओ, 12वीं कक्षा में पहुंच गए हो. ठीक है, अब अगर किसी चीटर बोल रही है, देखो टीचर के सामने तुमने अगर गलत बोला ना तो फिर एक झापड़ तुमको लगा भी देगा. वो इतना सिखाया मैंने, जब से सिखा रही हूँ मैं, तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है. ठीक है, सो दिस इज द मैच्योर ओवरी मेरे बच्चों. दिस इज द मैच्योर ओवरी वॉल. ठीक है, या मैच्योर ओवरी लिख रही हूँ, या इसी को मैं फ्रूट भी लिख सकती हूँ. सीड बोल रही हूँ मैं, फ्रूट. ठीक है बच्चों, दिस इज द फ्रूट. नाउ अब फ्रूट के अलग अलग क्लासिफिकेशन है. ठीक है, और अगर किसी बच्चे को फ्रूट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो मैम हमको पता आप क्या लिखने वाली हो. 11th क्लास का मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर लगाओ, बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पे देखो. 11th मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में ये कहानी जो मैंने आपको समझानी है आज, वो बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. कोई शर्म नहीं है कि 11वीं कक्षा का देख लो, क्योंकि नीट में 11वीं का भी आने वाला. ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों. नाउ लेट्स स्टार्ट. हाउ मेनी टाइप्स वी हैव टू लर्न इन द फ्रूट्स. कितने प्रकार के फ्रूट आपने पढ़ने हैं? चलो आओ देखते हैं. सो कितने प्रकार के फ्रूट पढ़ा दूं मैं तुम्हें? जितने प्रकार के मैम पढ़ा दूं, जितना मन करे आपका. एक होता है मेरे बच्चों ट्रू फ्रूट. ठीक है, एक होता है ट्रू फ्रूट. ओके, एक होता है फॉल्स फ्रूट. ठीक है, एक होता है फॉल्स फ्रूट. ओके, और एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ठीक है, ये 3 फ्रूट होते हैं. एक और क्लासिफिकेशन मैं आपको अभी बताऊंगी. ठीक है, ट्रू फ्रूट क्या होता है वो ध्यान से समझो. क्या बोला मैंने? ट्रू फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है? जो ओवरी से डेवलप होता है. ठीक है, ओके, जान जनार्दन डन. ट्रू फ्रूट कौन सा होता है बच्चों? जो डेवलप्ड होता है फ्रॉम मैच्योर ओवरी. ठीक है, किससे डेवलप होता है मेरे लल्ला? मैच्योर ओवरी से डेवलप होता है. मैक्सिमम फ्रूट ट्रू फ्रूट होते हैं. मैंगो इज अ ट्रू फ्रूट. ठीक है, अब सिट्रस इज अ ट्रू फ्रूट. पर यहाँ पे देखो फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट जो होते हैं, बहुत सारे ट्रू फ्रूट एग्जाम्पल लिख दो. मैंगो लिख देती हूँ, मैंगो. ठीक है,
चलो अब फॉल्स फ्रूट बात करते हैं, जो ओवरी के अलावा कहीं और से डेवलप हो जाए, ठीक है, डेवलप्ड अदर देन ओवरी, ठीक है, या इसी को हम ट्रू फ्रूट को हम यूकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, यूकार्पिक फ्रूट। अच्छा, यूकार्पिक क्यों का, कार्प का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये जो फ्लैशी पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं आप पेरिकार्प, ठीक है। और बहुत सारे फ्रूट में, फ्रूट जो होता है उसके 3 हिस्से हो सकते हैं, जैसे ये एम्ब्रियो है और ये फ्रूट है, तो फ्रूट के बेटा 3 लेयर हो सकती हैं, समझो बात को। ये आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के ऊपर ये आपका इंटेग्यूमेंट है, सीड कवर है, और फ्रूट की 3 लेयर हो सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीड की फ्रूट की 3 लेयर हो सकती हैं, ठीक है। तीनों लेयर में एक एक लेयर के नाम बता देती हूँ मैं, ठीक है। इसको आप कहते हैं एपिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प, हाँ एपिकार्प या पेरिकार्प कह दो, कोई टेंशन नहीं, ये एपिकार्प ही कहो, ठीक है। एपिकार्प, एपिकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाली भी एक लेयर बना लो विच इज द एंडोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प, ठीक है। ओके, तो बेसिकली नॉर्मली फ्रूट में ये तीनों लेयर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जैसे कि व्हीट हो गया, मेज़ हो गया, उनमें नहीं होते 3 लेयर, पर जो फ्लैशी फ्रूट होते हैं जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, इनमें ये तीनों लेयर पाई जाती हैं। तो फ्रूट का जो आपका बाहर का परत होता है इसको हम पेरिकार्प कहते हैं, डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, एपी, मीजो एंड एंडोकार्प। किसी फ्रूट में आप पेरिकार्प खाते हो, किसी में एंडो तक खा सकते हो, एपी तक खा सकते, मीजो तक खा सकते हो, एंडोकार्प आप जनरली नहीं खाते हो। आगे बढ़े हम लोग। नाउ फॉल्स फ्रूट को हम स्यूडो फ्रूट भी कहते हैं, फॉल्स फ्रूट को मेरे लल्ला स्यूडो फ्रूट भी कहते हैं, ठीक है। ये ओवरी के अलावा किसी और पार्ट में डेवलप हो जाए, ठीक है, ध्यान से समझो क्या बोल रही हूँ मैं। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है कैशियो, स्ट्रॉबेरी और एप्पल, डन। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स को हम लोग कहते हैं स्यूडो फ्रूट या स्यूडो कार्प फ्रूट, कुछ भी कह सकते हो। फॉल्स फ्रूट का मतलब ये होता है कि फ्रूट जो है वो डेवलप्ड होगा, डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी वॉल, ओवरी वॉल इन्वॉल्व होगी विद अदर फ्लोरल पार्ट ऑफ द फ्लावर। समझ आई बात, क्या बोला मैंने कि इसमें बेटा सिर्फ ओवरी वॉल इन्वॉल्व होगी, और इसमें ओवरी वॉल के साथ थैलेमस वैलेमस सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं फ्रूट बनाने में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है मेरे लल्ला, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एक एप्पल, एप्पल के ऊपर एक स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को लाल कलर से बनाऊं क्या, हाँ, एक स्ट्रॉबेरी रख दो इसके ऊपर, और स्ट्रॉबेरी के ऊपर रख दो एक काजू, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। क्या क्या है, एप्पल, एप्पल इसका एक एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी एक इसका एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी का एक बहुत अच्छा वो भी बताऊंगी, एग्रीगेट फूड का एग्जाम्पल ये, स्ट्रॉबेरी इसका एक एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, और कैशियू एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हो गया। सो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए हमारे फॉल्स फ्रूट के। अब आओ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये पागल फ्रूट है बेटा। पागल फ्रूट का मतलब ये होता है कि ये फ्रूट बन जाते हैं बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। जैसे मानना, ध्यान सुनना, बहुत बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता पर हम कुछ ना इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी फ्रूट में या किसी सीड में ही जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पर अगर हम ओव्यूल में जो सीड कोट होता है ना, इंटेग्यूमेंट, अगर हम उसमें ऑक्सिन ठूस दें, ऑक्सिन का इंजेक्शन लगा दें विच इज़ द ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, तो ये जो आपका नॉन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, जो इंटेग्यूमेंट है, जो आपका सीड कोट है या इंटेग्यूमेंट है, ये आपका जो आपकी इमेच्योर ओवरी वॉल है, ध्यान समझना, ऑक्सिन हार्मोन ये कन्वर्ट करता है इंटेग्यूमेंट को, ठीक है, इंटेग्यूमेंट नहीं, कन्वर्ट द ओवरी वॉल, इंटेग्यूमेंट तो सीड वॉल होता है ना, ओवरी वॉल इनटू फ्रूट। बच्चों सोचो 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 कि अगर हम किसी ऐसे फ्रूट, ऐसे फ्लावर लगा हुआ है और अगर हम उसमें इंजेक्शन लगा दें उसके ओवरी पे, तो ओवरी फूल जाती है और वो फ्रूट बना लेती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है, एग्जाम्पल है बनाना, बनाना बनाना, ठीक है, बनाना इज द एग्जाम्पल, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, आई। अब मैं आपको एक और क्लासिफिकेशन फ्रूट का सिखा देती हूँ, ठीक है। अब आए हो तो बात कर लो इसके बारे में भी। फ्रूट, ठीक है, एक होता है हमारा, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, और एक होता है सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, ठीक है, सिंपल फ्रूट,
और एक होता है मेरे लल्ला एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है। वन इज द एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है, डन। सिंपल फ्रूट क्या होता है? सिंपल फ्रूट क्या होता है? सिंपल फ्रूट का मतलब ये होता है कि आपका जो थैलेमस है, ध्यान समझना, ये आपका थैलेमस हो गया, दिस इज आवर थैलेमस बच्चों। थैलेमस में आपके पास एक ही फीमेल पार्ट हो सकता है या आपके पास मल्टीपल फीमेल पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जो फ्रूट होगा, जो आपकी ओवरी होगी या फीमेल पार्ट होगा, या तो आप मोनोकार्पिलरी हो सकते हैं, ध्यान से समझना, या तो आप मोनोकार्पिलरी हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, या आप मल्टी कार्पिलरी भी हो सकते हैं, समझे। थैलेमस वो पार्ट है जहां पर सारे मेल और फीमेल पार्ट जुड़े होते हैं। तो या तो आपके पास एक ही कार्पल होगा, या तो आप मल्टी कार्पिलरी भी हो सकते हैं। अरे सुनो मेरी बात, मल्टी कार्पिलरी भी हो सकते हैं, पर कंडीशन अप्लाइड। ये जो कार्पल आपको दिख रहे हैं ना, 1 से 2, ये दोनों फ्यूज होने चाहिए, मतलब सिन कार्पस कंडीशन में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये एक अलग फ्रूट बना रहा है, ये एक अलग फ्रूट बना रहा है, दोनों आपस में जुड़े होने चाहिए और सिन कार्पस कंडीशन में पाए जाने चाहिए। समझ आई बात? बहुत सारे हैं आपके पास सिंपल फ्रूट, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक और फ्रूट होता है जो मैं भूल गई, ये है कंपोजिट फ्रूट। भूल गई यार, तुम लोग भी क्या है याद रखोगे, मैडम ने बता दिया। कंपोजिट फ्रूट बेटा, अगर इसको डिटेल में आपको पढ़ना है, क्लास 11th मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर आप लगाओ जाके। यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी ही बात कर सकती हूँ, ऊपर से 12वीं वाले बच्चे बोलेंगे नहीं हमारे एनसीईआरटी में दिया नहीं। बेटा एनसीईआरटी में दिया, 11वीं में तो दिया, 11वीं में दिया मतलब एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है? एग्रीगेट फ्रूट का मतलब ये होता है कि इसमें आप एग्रीगेट फ्रूट में आपको क्या करना है, आपकी देखो बेटा ऐसा है कि आपके पास एक से ज़्यादा कार्पल होंगे, कोई टेंशन नहीं, पर आपको पता है इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए एपोकार्पस, ठीक है। सारे अलग अलग होंगे, एपोकार्पस, एपोकार्पस कंडीशन होनी चाहिए बेटा, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल सुन लो, एपोकार्पस कंडीशन, मल्टीपल कार्पिलरी होंगे पर एपोकार्पस सब अलग अलग होंगे, ओके। जितनी भी बेरीज होती हैं मलबरी को छोड़कर, सब इसकी एग्जाम्पल हैं। स्ट्रॉबेरी एक एग्रीगेट फ्रूट होता है, समझ आई बात। स्ट्रॉबेरी, मलबरी को छोड़कर दुनियादारी की जितनी बेरीज होती हैं वो सब इसी का एग्जाम्पल है, डन। अब हम बात करते हैं कंपोजिट फ्रूट की। कंपोजिट फ्रूट का मतलब ये होता है कि व्हेन होल इनफ्लोरेसेंस, देखो आखिरी में आ गए हम लोग लेक्चर के, ध्यान से देखो, अगर पूरा इनफ्लोरेसेंस ही क्या बना दे, फॉर्म फ्रूट, इनफ्लोरेसेंस मेक्स फ्रूट, पूरा इनफ्लोरेसेंस फ्रूट बना दे, मतलब पूरा फूल की डंडी वंडी सब फ्रूट बनाने लग जाए, ठीक है, मेक्स फ्रूट, तो इसे हम कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। इसका एग्जाम्पल है फिग हो गया, पाइन एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, और भी बहुत सारे हैं पर इतने काफ़ी हैं आपके लिए। डन हो गई इतनी बात। आपको एग्जाम्पल 11th क्लास की बुक से याद करने पड़ेंगे। अब सिंपल फ्रूट जो होते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, या तो ये ड्राई फ्रूट हो सकते हैं या तो ये फ्लैशी फ्रूट हो सकते हैं। फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट का मतलब काजू किशमिश नहीं है रे, समझ में आई बात। ड्राई फ्रूट का मतलब ये होता है कि इनका जो पेरिकार्प है, जो इनकी फ्रूट वॉल है, वो मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। फ्रूट वॉल यहीं पे लिख दूं, फ्रूट वॉल इज नॉट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वॉल्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, पी हो गया, बीन हो गया, ये सब इसके हैं, ठीक है। फ्लैशी फ्रूट जिसमें एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प तीनों हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, ओके, गुआवा हो गया, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, गुआवा, ठीक है बेटा। इस लेक्चर को मैंने आपको बना दिया है थोड़ा समराइज करके, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया 12th वालों, पर आप याद रखना कि इस लेक्चर को आपको 11th से पढ़ना है, ठीक है। आपको इस लेक्चर को 11th से पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से आपको फ्रूट का क्लासिफिकेशन करना है, दैट्स इट, फ्रूट इतना ही था, ओके। आइए, so as ovule mature into the seed, the ovary develop into the fruit, the transformation of ovule into the seed and ovary into the fruit is simultaneously, दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। The ball of ovary develops into the ball of fruit, it is called as pericarp। समझ में आई बात। पेरिकार्प को फिर हम 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो पेरिकार्प आपको दिखाई दे रहा है, सीड आपको एक दिखाई दे रहा है, आगे बढ़े।
द फ्रूट में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और इट में बी ड्राई, ठीक है, सिंपल फ्रूट के दोनों पार्ट होते हैं, ड्राई, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, पी, ये सारे। मेनी फ्रूट्स इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड, बहुत सारे फ्रूट तो ऐसे होते हैं जिनका काम ही होता है फ्रूट सीड को डिस्पर्स करना, देखो गुआवा है, ग्राउंडनट है। द राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट, द वॉल ऑफ ओवरी फॉर्म्स द वॉल ऑफ फ्रूट, इट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, ठीक है। टोमेटो किसका एग्जाम्पल है यार, टोमेटो उसका एग्जाम्पल है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, जो कि ओवरी से डेवलप होते हैं, एग्जाम्पल मैंगो। फॉल्स फ्रूट ये होते हैं जिसमें फ्लोरल पार्ट्स और थैलेमस ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशूनट। आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी और एप्पल, इन दोनों का हम क्या खाते हैं, इन दोनों का हम थैलेमस खाते हैं, थैलेमस, ओके, एपिकार्प और थैलेमस खाते हैं, जो उसका स्टोनी जो सीड का ऊपर वाला पार्ट होता है, ये इसका एंडोकार्प होता है। नाउ अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखें, ग्रेप फ्रूट, ये है फ्रूट सॉलिड ओवरी, ठीक है, ये है इसका पेरिकार्प फ्लेशी जिसको हम खाते हैं, और सीड अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ये है एप्पल का फ्रूट, एप्पल में आप देखो कि आप पेरिकार्प नहीं खाते, आप पेरिकार्प खाते ही नहीं हो, ठीक है, आप सिर्फ क्या खाते हो, इसका थैलेमस वाला पार्ट खाते हो, इट इज अ फॉल्स फ्रूट, ओके, क्योंकि थैलेमस इन्वॉल्व है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं, when the fruit develop without the process of fertilization, the fruit are seedless and produced through the application of growth hormone, जैसे कि ऑक्सिन, एग्जाम्पल इज बनाना, ठीक है। आ जाइए एनसीईआरटी पढ़ के चैप्टर को, चैप्टर मतलब दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिया, फिर जय श्री राम करेंगे, ठीक है। सीड इन एंजियोस्पर्म द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे की जो कहानी है, बस सीड के बाद आपको क्या बनना है, नया प्लांट बनना है। मतलब आप याद करो कि आपने ओव्यूल डेवलप किया, ओव्यूल को फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज के बाद एम्ब्रियो डेवलप किया, एम्ब्रियो को डेवलप किया, फिर सीड बनाया। सीड के बाद क्या होगा, सीड या तो डॉर्मेंट होगा या तो वाइबल होगा, मतलब जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट हुआ तो नया प्लांट बनेगा, ठीक है, इसीलिए इसे हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, ठीक है, फ्रूट के अंदर बनते हैं। टिपिकली सीड के ऊपर क्या होता है, कॉटिलिडन, सीड के पास क्या क्या होता है, सीड कोट होता है, कॉटिलिडन्स होता है, एक एम्ब्रियो एक्सिस होता है जिससे कॉटिलिडन जुड़े रहते हैं, ठीक है। द कॉटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियोज आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, दे आर सोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन द लेग्यूम। जितने भी फेबेसी फैमिली के लेग्यूम्स, फेबेसी जितनी फैमिली होती है वो सब फेबेसी वाली होती है और डाइकॉट होती है, ठीक है, इन सब में कॉटिलिडन पाया जाता है और इसमें स्टोर्ड फूड होता है। सीड जिसमें कि आपका एंडोस्पर्म नहीं होता और कॉटिलिडन होता है, उसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एंड इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो याद रखना, ओव्यूल से जाइगोट बनने तक न्यूट्रिशन न्यूसिलस, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म, और एम्ब्रियो से पूरा सीडलिंग जर्मिनेट होने तक कॉटिलिडन न्यूट्रिशन देते हैं, जैसे पी और ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म पार्ट रह जाता है और कंप्लीटली एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो से यूटिलाइज नहीं कर पाता, जैसे वीट, मेज, बार्ली और कैस्टर। बेटा एग्जाम्पल ना ऐसे याद रखना है जैसे दूध में रोटी, ब्रेड में बटर और दाल में चावल, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ऐसे याद होने चाहिए ना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। पी और ग्राउंडनट ये नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है, और वीट, मेज, बार्ली और कैस्टर किसका एग्जाम्पल है, एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए। ओकेजनली इन द सम सीड सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रूट, ये याद रखना बेटा, पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। जहां पर न्यूसिलस भी बच जाता है, ऐसे को हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो इंटेग्यूमेंट होता है वो सीड कोट में डेवलप हो जाता है, और जो सीड होता है उसमें माइक्रोपाइलर एंड खत्म नहीं होता, वहां पर वो छेद बना रहता है, और जिससे जो बचा हुआ रहता है, जिससे आपका ऑक्सीजन, वाटर, इन सब की एंट्री और एग्जिट होती है, ठीक है। सीड मैच्योर होता है, उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और सीड बिकम जो है रिलेटिवली ड्राई हो जाता है। कितना परसेंट ड्राई होता है, 10 to 15%। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, देखो जब एम्ब्रियो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव रहेगा तो वो जर्मिनेट करेगा, पर अगर एम्ब्रियो एक्टिव नहीं है तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इफ द एम्ब्रियो इज नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, इट मीन्स इट इज डॉर्मेंट, द सीड इज डॉर्मेंट, ठीक है। द एम्ब्रियो में बी एंटर्स इनटू द एक्टिविटी स्टेज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी, ठीक है। जैसे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे कि मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर, वो फिर से जर्मिनेट हो जाएगा। As ovule mature seed, वैसे ही ovary की wall mature into the fruit. Transformation of ovule into the seed and ovary into the fruit proceeds simultaneously. दोनों एक साथ होते हैं, अंदर seed बनता है, बाहर fruit बनता है। The wall of ovary develops into the wall of fruit. Wall of fruit, this is called as pericarp. ठीक है,
द फ्रूट में बी फ्लैशी इन द गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, फ्लैशी फ्रूट का एग्जाम्पल है ये, और ड्राई हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट, पी, कैस्टर, ठीक है, ये सारे, मस्टर्ड। मैनी फ्रूट हैड रिवॉल्व द मैकेनिज्म, बहुत सारे फ्रूट सिर्फ इसलिए बने हैं कि उनको सीड डिस्पर्स करना है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लास, मतलब क्लास 11th मॉर्फोलॉजी। Is there is any relationship between the number of ovules in an ovary and the number of seed present in the fruit? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जितने ओव्यूल उतने ही सीड, सीधी बात है, ठीक है। सो बच्चों, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट by the time the fruit develop from the ovary, other floral parts degenerate and fall off, ये सही होता है कि नॉर्मली ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट डीजनरेट हो जाते हैं। हाउएवर इन सम स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एप्पल, इनमें क्या होता है कि थैलेमस इन्वॉल्व होता है फ्रूट बनाने में, ठीक है। द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट ओनली डेवलप फ्रॉम द ओवरी और इन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट आर रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल, पर कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जैसे कि बनाना हो गया, इनमें पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसको आपको डायग्राम बता देती हूँ मैं। जिसमें फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, इसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। बनाना इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि ऑक्सिन, हम इंजेक्शन लगा देते हैं। सीड आफ्टर सेवरल एडवांटेजेस टू द एंजियोस्पर्म, सीड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्टली, सिंस द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, ठीक है। पहले, इसके पहले जितने भी थे, जिम्नोस्पर्म हो गया, चाहे ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, इन सब को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता थी, पॉलिनेशन के लिए पानी की आवश्यकता थी। जिम्नोस्पर्म में नहीं थे पर बाकियों में थी। अब इसमें हमें पानी की आवश्यकता इन सब प्रोसेस के लिए नहीं है और अब हम पानी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑल्सो द सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज द अदर एरिया। इवन जो अब सीड बनते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरी जगहों पर जाकर अच्छे से डिस्पर्स होकर जर्मिनेट हो सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पानी चाहिए था, पानी हर जगह थोड़ी होता है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, इनके जो एंजियोस्पर्मिक सीड होते हैं इनके पास फूड रिजर्व अच्छा होता है, तो ये जर्मिनेशन के दौरान अच्छे से अपने सीडलिंग को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। हाँ, यंग जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, द हार्ड सीड कोट जो है उसे प्रोटेक्शन देता है ताकि एम्ब्रियो को कोई नष्ट ना कर पर सके, ठीक है। बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट द न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमेशा बदलाव का कारण बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ना इंसान में कभी कोई बदलाव दिखेगा और ना ही कभी बीजों में कोई बदलाव दिखेगा। तो इफ यू वांट न्यू वैरायटी ऑफ दाल, चावल, गेहूं, तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नई वैरायटी से कराना चाहिए। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड इज क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीड, कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो रेज द क्रॉप नेक्स्ट सीजन। हम सीड को डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसे सुखा देते हैं, उसका पानी निकाल देते हैं, जिससे हम डॉर्मेंसी कहते हैं, और उसे हम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में उसे दोबारा खेतों में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी जेन्युइन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यार, ठीक है। कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड? बिल्कुल हो ही नहीं सकती। और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड वी जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता, कभी पहले उसको स्टोर किया जाता है। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? एक बार डिस्पर्स होने के बाद कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं जो सेवरल ईयर्स तक जिंदा रह सकती हैं। इन अ फ्यू स्पीशीज द सीड लूज द वायबिलिटी फ्यू मंथ्स। Seeds of large number of species live for several years. Some of the seeds remain alive for the 100 years. There are several records of very old yet viable seed. The oldest is that the Lupinus arcticus, excavated from the Arctic tundra. Seed germination and flower after the estimated record of 10,000 year of dormancy. 10,000 साल तक dormancy को सहने के बाद वो जर्मिनेट हुआ। A recent record of the 2000 year old viable seed of the date palm Phoenix rectilifera discovered during the archaeological excavation of the King, ये याद रखना नाम बेटा, ठीक है, King Herod पैलेस, किंग हेरोड में खुदाई निकली तब ये निकला, ये वाला डेट पाम का सीड, ठीक है। After completing brief account of sexual reproduction of the flowering plant, it would be worth attempting the ये सब आपकी एक्टिविटी, इसको आप देख लेना, ठीक है। कैन यू थिंक ऑर्किड? हाँ, अच्छा, यहाँ पे मुझे आपको और बताना था। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक?
डिपेंड करता है हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन द टिपिकल फ्लावर, how many flowers are present on the tree, and so on. Can you think some of the plant which fruit contain very large number of seed? बिल्कुल, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया ऑर्किड फ्रूट, ठीक है, जिसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं. सिमिलर केस इन द सम फ्रूट पैरासिटिक स्पीशीज जैसे ओरियो बैंकी एंड स्ट्रिगा. ये भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैंने आपको बीच बीच से घुसा घुसा के एग्जाम्पल बताए, ठीक है. जैसे कि आपने फिग का ट्री देखा होगा, बानियान पीपल, अंजीर, इनमें भी बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं. हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज ईच फिकस ट्रीज प्रोड्यूस, कितने सारे बिलियन. इसीलिए तुमको पता है एक्चुअली ये इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि कहीं भी हवा से उड़ के गिर जाते हैं, इसीलिए पीपल और बरगद का पेड़ कहीं भी उग जाता है, ठीक है. कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल, ठीक है. टाइनी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बहुत सारे और भी होंगे. ओके, सो बच्चों, आज वी हैव कंप्लीटेड द ट्री एंड फ्रूट, वी हैव कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, we have completed the classification of fruit, different kinds of classification of fruit. even वो NCERT में नहीं दिया हुआ है, पर मैं चाहती थी कि अगर आपने 11th क्लास में मेरा वो लेक्चर लगाया होगा तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा. तो आपको पहले वो 11th क्लास का लेक्चर लगाना, नहीं तो शायद आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो. बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि मैंने बहुत आसान आसान चीज़ें बताई हैं. 11th क्लास में वो लेक्चर लगाओगे ना अगर आप फ्रूट वाला, तो उसमें आपको बेहतरीन एग्जाम्पल भी बताए हैं मैंने. प्लीज़ उसको जाके लगाना और देखना. आई होप जो कहानी मैंने आज आपको समझाई वो अच्छे से आपको समझ में आई. अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही अरेंज्ड मैनर में लेक्चर मिले, यू कैन विजिट द वेबसाइट magnetbrains.com. टाइप करके क्लास 12th में जाना, मेरी विंडो खोलना, वॉच नाउ पे खोलोगे तो फर्स्ट नंबर पे लेक्चर खुलेगा, मुंह पे मेरे क्लिक करोगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी. लिस्ट में आपको जो सा चैप्टर देखना है वो आप क्लिक करना, उसमें 7 लेक्चर खुल जाएंगे. 7 लेक्चर खोलोगे, जो आपको देखना है वो आप देखो. ये फर्स्ट लेक्चर है जो मैंने आप बनाया था, नेक्स्ट वीडियो आप करते जाओगे, नए नए आपको वीडियोस मिलते जाएंगे. इस तरीके से आप अपने लेक्चर्स को अरेंज्ड मैनर में देख सकते हो. प्लेलिस्ट यूट्यूब में देखते हो तो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो यू कैन विजिट द वेबसाइट. इट विल वेरी ईजी, फ्री एक्सेसिबल, आप आसानी से देखोगे और मजा आएगा. आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. उसके बाद मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ वो क्लास 12वीं वालों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. सी इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों. तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.